हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 24 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो हम इस लेक्चर में सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आज से रिलेटेड, यानी 24 जुलाई 2023, ओके, जिनको हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड अब जो सेशन है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। अब करते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 20 जुलाई को ही मनाया गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से हटाने का फैसला किया गया? तो विक्टोरिया। तो विक्टोरिया शहर जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, ओके। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 से इसे हटा दिया गया है। वहीं हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो सात्विक साईराज ने अभी हाल ही में बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियमांकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत करने वाला है। तो खाद्य सुरक्षा नियमांकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हम, यानी कि भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत जो है कौन सी रैंक पर है? तो भारत की जो रैंक आई है वो 80 है, यानी कि 80 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भिवाड़ी ने भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र का एक ये गांव है जिसका नाम है भिवाड़ी। यहाँ पर ही पहला गांव बन रहा है जो कि कार्बन मुक्त गांव होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार को संभाला है? तो अजय बंगा जी ने अब इस पद को संभाल लिया है, जो कि विश्व बैंक के ये 14वें अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है? तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो केरला राज्य से संबंधित है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओमान चांडी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो है गरीबी जो है कम हुई है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। सो यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन। एंड अब कर लेते हैं आज का सेशन स्टार्ट, जो कि है 24 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो है कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल मून डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 जुलाई को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा 20 जुलाई को, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 20 जुलाई को ही 1969 में अमेरिका का जो अपोलो 11 जो है वो ही चांद पर गए थे इस मिशन के द्वारा, तो याद रखिएगा। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की बात करें तो 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मून विलेज एसोसिएशन और अन्य समूहों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्यता दिया था। वहीं अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यालय बाह्य अंतरिक्ष मामलों के प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो दिवस मनाने के लिए किसे आवेदन दिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय बाह्य अंतरिक्ष मामलों को प्रस्तुत किया गया था। वहीं ये जो दिन है ये मानव द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरने की वर्षगांठ है, जो कि 54वां हम लोग इस साल जो है वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के तहत जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। बात करेंगे नेक्स्ट कि 2022 में जो है पहला चंद्र दिवस मनाया गया था, यानी 2022 में ही फर्स्ट जो है हमने इंटरनेशनल मून डे को मनाया था, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा ही मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की थीम की बात करें, विषय क्या है? तो लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये इस साल की थीम है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि राकेश पाल जी को भी भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में चुन लिया गया है। जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है राकेश पाल। राकेश पाल को जो है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। वहीं बात करें अगर इसके मुख्यालय कहाँ है तो इंडियन कोस्टल गार्ड की बात करें हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जो है फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। तो गुजरात जो है 69वें संस्करण जो कि फिल्म फेयर पुरस्कार की मेजबानी करने जा रहा है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार में से एक फिल्म फेयर अवार्ड्स है जो कि 69वां संस्करण होने वाला है एडिशन, जो कि गुजरात मेजबान करने वाला है। जो अब बात करें अगर कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, इससे पहले वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च किया है। तो अभी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन, यानी कि चाइना। तो चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है, जो कि 12 जुलाई 2023 को किया गया था। तो याद रखिएगा 12 जुलाई 2023 को किया गया था इस मिशन को, इस रॉकेट को लॉन्च, ठीक है, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी कि निवृत्त राय। निवृत्त राय जो है अभी इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ बन गई है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, यही है निवृत्ति राय। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो वैश्विक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है निवृत्ति राय, जिनको इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक एनसीओ के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टेड इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना की बात कर लूँ अगर मैं, तो 2009 में इसको स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना का कारण क्या है कि ये जो है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत जो है एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इन्वेस्ट इंडिया जो है भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने हेतु क्षेत्रीय विशिष्ट निवेशक लक्ष्यकरण और नई साझेदारियों को विकसित नई साझेदारियों के विकास पर केंद्रित रहेगी। वहीं ये बात करें, यह जो सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों का लाभ उठाता है, जिसमें पारदर्शिता, नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च स्तर शामिल किए गए हैं। इन्वेस्ट इंडिया के जो बोर्ड बात करें अगर कि इन्वेस्ट इंडिया के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ओके, तो जो फुल फॉर्म होगी इसकी DPIIT के महासचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। तो चेयरमैन कौन है इसके, राजेश कुमार सिंह है इन्वेस्टेड इंडिया के। CEO एंड MD किन्हें बनाया गया अभी हाल ही में, तो निवृत्ति राय को बनाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को, ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं, किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल के लिए छूट दे दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी कि बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया को भी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये जो रेसलर हैं, इन्हीं को ही एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जो है 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यकरण के लिए कार्य करेगी। 948 विरासत वृक्षों के लिए सौंदर्यकरण की बात की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अभी 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यकरण करने के लिए बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी यानी कि 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यकरण के लिए विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना की शुरुआत की है। पेड़ों की 28 प्रजातियां जो कि 100 वर्ष से अधिक पुरानी है, इसको विरासत वृक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल जो है 948 विरासत वृक्ष हैं, जिसमें से अधिकांश जो है वाराणसी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार को जीता है। तो अभी हाल ही में जो बात करें कि एनी पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय है जो कि जीत लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि थलिपल प्रदीप जी ने अभी हाल ही में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार को जीता है।
तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थलिप्पल प्रदीप, जिनको ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनी पुरस्कार जो है 2007 में स्थापित किया गया था। वहीं ये जो है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है, जो कि अभी किसे दिया जा रहा है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थलिप्पल प्रदीप। ओके, प्रोफेसर प्रदीप का जो शोध किया है, तो इन्होंने शोध किया करके बनाया है नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करके इन्होंने किफायती और स्वच्छ जल समाधान पर इन्होंने अपना एक शोध किया है। वहीं उनके अभूतपूर्व कार्य से टिकाऊ सामग्री की खोज हुई है, जो कि पानी में विषाक्त प्रदूषकों को हटाती है। वहीं इन जल शोध की प्रौद्योगिकियों की बात करें तो भारत में जो है प्रतिदिन 1.3 मिलियन लोगों को लाभ भी पहुंचा रहा है। वहीं इटली के जो राष्ट्रपति हैं जो कि प्रोफेसर टी प्रदीप को एनी अवार्ड से सम्मानित करेंगे। तो याद रखिएगा, इटली के राष्ट्रपति हैं वो जो है प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप जी को अभी एनी अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ठीक है, एनी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो थे 3 श्रेणियों में ही दिया जाता है, जो कि है एनी ट्रांजिशन, एनी फ्रंटियर और उन्नत पर्यावरण समाधान। एनी अवार्ड का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका ऊर्जा दक्षता के लिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए, डीकार्बोनाइजेशन और पर्यावरण संरक्षण में अभूतपूर्व प्रगति को बढ़ावा देना और मान्यता देने के लिए ही एनी अवार्ड पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवा शोधकर्ताओं को काम को प्रेरित करना है और समर्थन भी देना है। एनी जो है एनी पुरस्कार की बात करें, जो ये एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी है जिसका मुख्यालय इटली के रोम में है। वहीं एनी अवार्ड को भी प्रायोजित करती है, जो इन कार्यों में जो इन क्षेत्रों में कार्य को करता है। ओके, नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो अभी करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कर रहे हैं, बोथ ऑफ ए एंड बी। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है मिलकर इस साल फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। वहीं जबकि इसके बाद जो है अगला टूर्नामेंट 2 साल बाद आयोजित किया जा रहा है, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। वहीं इस साल जो है महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग ले रही हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आज के सेशन का 10 क्वेश्चन है। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपके सभी के सामने यहाँ पे गुजरात। ओके, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है तो आप थोड़ा ओके याद रखिएगा, बाय मिस्टेक हुआ है ये भी। ओके, तो गुजरात में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस है, ऑफिस बिल्डिंग जो है अब गुजरात में होगा। तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब जो है अमेरिका के पास है, यानी कि रक्षा विभाग है अमेरिका का, जिसका मुख्यालय भवन है पेंटागन। तो याद रखिएगा, पेंटागन बिल्डिंग जो है ये सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है जो कि अमेरिका की है। अब बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो CNN की एक रिपोर्ट जो आई है वो बताते हैं, उनके मुताबिक बात करें तो, लेकिन ये जो उपलब्धि है अब गुजरात के सूरत के पास स्थित एक इमारत जो है वो ले लेगी। वहीं जिसमें इसमें क्या होगा आपके कि हीरा व्यापार केंद्रित होगा। तो याद रखिएगा, पेंटागन जो है अमेरिका का एक सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है जिसका खिताब पहले अमेरिका के पास था, जो कि एक रक्षा विभाग है। अब जो है ये हमारे पास होने वाला है, यानी कि गुजरात के सूरत में है। इस तरीके की एक सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जिसमें जो है हीरा व्यापार केंद्र रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।